बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख यानी कि 1 अगस्त 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार में बिगड़ेगा मौसम, पटना, बक्सर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार समेत बिहार के 25 जिलों में अलर्ट। नीतीश बाबू से नहीं संभल रहा बिहार, बढ़ते क्राइम पर बिफरे सम्राट चौधरी, कहा बुरी तरीके से जल रहा बिहार और आराम फरमा रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार में सूखे की आहट से अब 17 वैकल्पिक फसलों की होगी खेती, जानिए जिलों में कब से बटेंगे बीज। चिराग पासवान को झटका, लोजपा रामविलास की सरिता वर्णवाल जदयू में हुई शामिल। भागलपुर में मंदिर पर पथराव, कटिहार में प्रतिमा तोड़ी, दंगा नियंत्रण बल और फिर पुलिस फोर्स तैनात। बीजेपी ने कहा बिहार के सभी जिलों को सूखा घोषित करके किसानों को आर्थिक सहायता दे सरकार। दहेज लोभियों ने महिला का किया बुरा हाल, देर रात घर से निकाल किया बाहर। बिहार में धर्म परिवर्तन का खेल जारी, 1 लाख रुपए का लालच देकर के कराया जा रहा है धर्मांतरण, हिंदू से बनाया जा रहा है ईसाई। बिहार सहित पूरे देश में फैल रहा है आई फ्लू, जानिए इस बीमारी से बचने का उपाय और इलाज। 1 अगस्त से जदयू निकालेगी यात्रा, बीजेपी बोली 17 सालों तक नहीं आदाया भाईचारा। इन फलों की बागवानी करके लाखों की कमाई कर सकते हैं किसान, उद्यान विभाग दे रहा है भारी अनुदान। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में एक बार फिर से मौसम बिगड़ने वाला है। जब मौसम विभाग ने पटना, बक्सर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार समेत बिहार के 25 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। खबर के अनुसार मानसून ट्रफ पटना से होकर के गुजर रहा है, जिसके साथ ही एक चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से उत्तरी ओडिशा तक फैला है, जिसके प्रभाव से बिहार के 25 जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं कैमूर, नवादा और रोहतास जिले में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक बिहार के सभी जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं लोगों को वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज उत्तर पूर्व बिहार और दक्षिण बिहार के सभी जिलों में कई जगहों पर बारिश के आसार हैं। इसके अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में भी गरज के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। ये आपको बता दें कि ये मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है, लेकिन अभी हालात ऐसे हो गए हैं कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान गलत साबित हो रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग जिस दिन बारिश का अलर्ट जारी कर रहे हैं उस दिन बारिश नहीं हो पा रही है, यानी कि मौसम विभाग का भी पूर्वानुमान अब गलत साबित हो रहा है। मौसम विभाग भी अब सटीक जानकारी नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर बारिश होगी ही या होगी नहीं होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि मौसम विभाग जो पूर्वानुमान जारी कर रहा है इसका सीधा सीधा उल्टा हो रहा है। जी हाँ, मौसम विभाग 28 तारीख से यानी कि 28 जुलाई से ही बारिश की संभावना जताई थी पूरे बिहार में, लेकिन अब तक बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। लेकिन फिर से पूर्वानुमान जारी किया है, लेकिन आप देखते हैं कि आज क्या होता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के खगड़िया में 31 जुलाई को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। जहां खबर के अनुसार जिला निबंधन और परामर्श केंद्र में 31 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक इस जॉब कैंप का आयोजन होगा। इस रोजगार मेला में 5वीं पास को वेंडर, स्टील फिटर और फिर फार्म वर्कर, कारपेंटरी के पदों पर चयन किया जाएगा। आपको बता दें कि आप इस रोजगार मेला में आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर के नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मामले पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना ऐतिहासिक गलती है। उन्होंने ये भी पूछा है कि आखिर मस्जिद परिसर की दीवारों पर त्रिशूल
काम क्या है। जब समाचार एजेंसी ANI के साथ एक साक्षात्कार में आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करना चाहती है। जय योगी ने कहा है कि ज्ञानवापी मामले का समाधान मुसलमान पक्ष से आना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने सोमवार यानी कि कल ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के चल रहे विवाद पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम पक्ष को स्वीकार करना चाहिए कि ये एक ऐतिहासिक गलती थी। जब विवाद के समाधान के संबंध में एक सवाल के जवाब में आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर हम इसे मस्जिद कहते हैं तो ये एक विवाद होगा। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि भगवान ने हमें एक दृष्टि दी है, इसलिए हमें इसे देखना चाहिए। त्रिशूल एक मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमने इसे नहीं रखा। मस्जिद के अंदर ज्योतिर्लिंग देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, परिसर की दीवारें सच चिल्लाती रही है। मुझे लगता है कि मुस्लिम पक्ष को एक प्रस्ताव देना चाहिए कि एक ऐतिहासिक गलती हुई है और इसका समाधान होना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पिछले 3 महीने में सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी थी, लेकिन अब इसकी कीमत में कमी आई है। जहां इधर अधिक कमाई के ख्याल से किसानों ने सब्जी की बम्पर खेती कर ली थी, जब 20 दिन में दोगुने तक इसकी कीमत गिर गई है। जहाँ राहत की बात यह है कि सावन में सब्जियों की फसल के लिए पर्याप्त बारिश हुई है, उत्पादन उम्मीद से अधिक हुआ है और मंडियों में अधिक आवक होने से कम कीमत की बोली लगने लगी है। भागलपुर में एक और जहां सुखाड़ से धान उत्पादन किसान परेशान है, सभी जगह के खाद्यान्नों पर महंगाई की मार है। लगातार हरी सब्जियों पर महंगाई की मार के बाद उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। खबर यह है कि उम्मीद से अधिक उत्पादन हुआ है, जैसे 20 दिनों में ही हरी सब्जियों की दुगनी कीमत गिर गई है। जहाँ सब्जी कारोबारियों की माने तो अधिक से अधिक कमाई के ख्याल से किसानों से सब्जी की बम्पर खेती कर ली है। जहाँ भीषण गर्मी के कारण स्थानीय सब्जी उत्पादक क्षेत्र में सब्जियों की लत सूख जाने के कारण पिछले 3 महीने से हरी सब्जियों पर महंगाई की मार थी। जब सब्जी की कीमत पिछले कई वर्षों से चली रही, फिर इसी साल सावन में सहकार के मांग बढ़ने के कारण घर से लेकर के बाजार तक हरी सब्जियों की मांग बढ़ गई थी। हरी सब्जियों के व्यंजन की संख्या बढ़ गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी ई-लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी, जहां स्कूलों में इस व्यवस्था को जल्द ही लागू करने का निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलों को दिया है। जब बिहार में ये व्यवस्था पहली बार लागू की जा रही है। ई-लाइब्रेरी की सुविधा पहले चरण में राज्य के हाई स्कूलों और फिर +2 स्कूलों में दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर हाई स्कूल और फिर +2 में 20-20 लैपटॉप की व्यवस्था करें, इससे स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा दी जा सके। जब वहीं ई-लाइब्रेरी की सुविधा भी बच्चों को इसके माध्यम से दी जाएगी। ई-लाइब्रेरी की सामग्रियां उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद को दी गई है। SCERT को कहा गया है कि संबंधित कक्षाओं के पाठ्यक्रम से संबंधित सभी पुस्तकें और फिर राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए सभी रीडिंग मटेरियल को इसमें डालें। इसके अलावा छात्रों से प्राप्त सूची से संबंधित पुस्तकों को ई-लाइब्रेरी में डालें। दोस्तों आपसे एक सवाल है। सवाल यह है कि बिहार में कौन सी पार्टी है जो धर्म विशेष की राजनीति कर रही है। जी हाँ, ये सवाल इसलिए है क्योंकि जितने भी पार्टियां हैं सभी एक दूसरे पर आरोप लगाती है कि फलाना पार्टी धर्म विशेष की राजनीति करती है। तो आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए कि आखिर बिहार में वो कौन सी पार्टी है जो स्पेशल धर्म विशेष की राजनीति करती है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में पिछले कई महीनों में हुए सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर के बीजेपी ने नीतीश सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया, तो फिर वही सत्ता पक्ष बीजेपी पर धर्म विशेष की राजनीति का आरोप लगा रही है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में दोनों ही तरफ से विकास का एजेंडा गायब दिख रहा है। बिहार में पिछले कई महीनों में हुए सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर के नीतीश सरकार पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा हमलावर हैं। विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े किए हैं, जिसका सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर ही धर्म विशेष की राजनीति का आरोप लगा दिया। जदयू आरजेडी कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बीजेपी के पास विकास के मुद्दे नहीं बचे हैं और न ही जनता के सरोकार के मुद्दे बचे हैं। वह केवल और केवल धर्म की राजनीति करती है। मणिपुर में हो रही हिंसा बीजेपी को नहीं दिखती, उल्टा नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन इसकी विभाजनकारी नीतियों को महागठबंधन बिहार में सफल नहीं होने देगी। सत्ता पक्ष के तर्कस से निकल रहे शब्दों के बाण का बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संतोष पाठक ने कहा है कि इस बात में कहीं संदेह नहीं है कि महागठबंधन की सरकार लगातार तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। देश के 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री की योजनाओं को से लाभ मिला है। इसमें केंद्र ने जाति धर्म नहीं देखा है। ये लोग सद्भावना फैलाने की बात करते हैं, लेकिन उनका गलाबे घोटने का काम यही लोग करते हैं। इनको झूठ की फसल काटना है, इसलिए खास समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं।
जो ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले। वहीं जदयू, आरजेडी और कांग्रेस वाले भी बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल आपसे है कि आखिर कौन ऐसी पार्टी है जो धर्म की राजनीति करते हैं, या धर्म की राजनीति के बिना उनकी राजनीति चलती ही नहीं है? वो कौन सी ऐसी पार्टी है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सारण जिले में एक अनोखी शादी देखने को मिला है। जहाँ कहावत है कि जोड़ियां ऊपर वाले तय करते हैं और सबका जोड़ा तय है, लेकिन अपनी शारीरिक बनावट के कारण लेरुआ निवासी सत्येंद्र सिंह के बेटे रोहित, जिसकी लंबाई मात्र 3.5 फीट यानी कि 42 इंच है, लेकिन ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, ये कहावत अब चरितार्थ हुई है। जहाँ और करीब 3.5 फीट के रोहित ने बनियारपुर के खबसी निवासी 4 फुट की दुल्हन नेहा के साथ 7 फेरे लेते हुए विवाह किया है। इस शादी से दोनों ही पक्ष के लोग काफी खुश दिखाई दे रहे थे। आशीर्वाद देते इस समय दोनों पक्ष के रिश्तेदार सभी खुश दिखाई दे रहे थे। जहाँ दूल्हे के बड़े भाई अमर कुमार ने बताया है कि रोहित की ऊंचाई काफी कम होने के कारण उन्हें कई तरह की उपहास और फिर प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है और तंज कसते हुए कहा है कि बिहार बुरी तरीके से जल रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आराम फरमा रहे हैं। सोमवार को राजधानी पटना में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी के बाद सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि अब नीतीश बाबू से बिहार संभल नहीं रहा है। बिहार में बीजेपी नेता की जान ले जा रही है, वहीं दलित बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है। बिहार जल रहा है और नीतीश कुमार आराम फरमा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षा विभाग अचर आंचल योजना के तहत 2578 शिक्षा सेवकों की बहाली करने जा रही है। जहाँ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बिहार के सभी डीएम को इस संदर्भ में पत्र लिखा है। दरअसल ये बहाली जिला अधिकारियों की देखरेख में होगी। दरअसल 24 जुलाई को जिलावार रिक्त पदों की सूची के साथ बहाली की पूरी प्रक्रिया से संबंधित एक वर्क कैलेंडर सभी डीएम को भेजा गया है। 19 तारीख को विज्ञापन जारी करके सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। वर्क कैलेंडर के अनुसार 31 जुलाई तक आबादी की प्रखंडवार सूची बनाई जाएगी। 5 अगस्त को महादलित, दलित और फिर अल्पसंख्यक अति पिछड़ा बहुल्य टोलों में प्रखंडवार रिक्त निर्धारित किया जाएगा। 14 अगस्त तक संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जाएगा। 19 अगस्त तक नियोजन के लिए NIC की वेबसाइट तथा प्रखंड के सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चपसा करके जानकारी दी जाएगी। 4 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। 9 सितंबर तक मेधा अंक की गणना की जाएगी। 16 सितंबर तक आपत्ति ली जाएगी। 19 सितंबर तक आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। इसके बाद अन्य प्रक्रिया पूरी करते हुए 31 अक्टूबर तक चयनित शिक्षा सेवकों की सूची जारी कर दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार के दोबारा एनडीए में शामिल होने की खबरों के बीच सुशील कुमार मोदी ने बड़ी बात कह दी है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ आना भी चाहे तो फिर भाजपा इसके लिए तैयार नहीं है। जब बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे को बंद कर रखे हुए हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार चाहे तो नाक भी रगड़ ले, उनको बीजेपी में एंट्री नहीं मिलेगी। उनकी वोट ट्रांसफर करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। वे खुद अपनी पार्टी के लिए एक बोझ बन गए हैं। नीतीश कुमार घबराहट में 13-14 साल में पहली बार एक विधायक को बुला करके बात कर रहे हैं और पार्टी नेताओं के साथ बैठकें बुला रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव को बिहार के सीएम के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, इसीलिए सबसे मिल रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि पार्टी में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में पार्टी में टूट ना हो, इसीलिए प्रयास में लगे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कुछ दिनों पहले ही पार्टी के तमाम सांसदों और विधायकों से मुलाकात की थी, जिसकी काफ़ी चर्चा हुई थी। अब नीतीश कुमार उसी मुलाकात की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रविवार को पार्टी के पूर्व लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद के साथ साथ पूर्व विधायक और फिर पूर्व विधान पार्षद से भी अपने सरकारी आवास पर एक अन्य मार्ग में एक करके मुलाकात के लिए बुलाया। इन मुलाकातों को लेकर के बिहार में राजनीति का हलचल भी तेज हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि इन दिनों पूरे देश में 3 महिलाओं की खूब चर्चा हो रही है। जहाँ उत्तराखंड की उत्तर प्रदेश की एक महिला अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति के बीच विवाद की चर्चा के बाद वैसे कई मामले सामने आए जहां लोगों ने अपनी पत्नियों को पढ़ाई बंद करवा दी। जहाँ वहीं इसके अलावा अपने पति को छोड़ करके पाकिस्तान गई अंजू, पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की कहानी के बाद भी कई लोगों ने महिलाओं पर सवाल उठाया है। लेकिन इन सब के बीच बिहार के जमुई जिले से एक ऐसी महिला की कहानी सामने आई है जिसने त्याग, परिश्रम और बलिदान की बेहतरीन मिसाल पेश की है। इस महिला का नाम है संजना,
जिसने गरीब और लाचार पति की जिंदगी और भविष्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। संजना ने अपनी पति की पढ़ाई के लिए महिलाओं के लिए खास माने जाने वाले गहने तक बेच दिए। मिली जानकारी के अनुसार एक आदर्श पत्नी का फर्ज निभा रही संजना ने मैट्रिक पास पति जितेंद्र को इंटर के बाद ग्रेजुएशन तक कराया। संजना के सहयोग का परिणाम है कि आज उसका पति जितेंद्र सरकारी स्कूल में एक शिक्षक है। वहीं उसकी पत्नी संजना भी सरकारी विभाग में एक कर्मी है। दरअसल गरीब परिवार से आने वाले जितेंद्र को उसके ससुर घर जमाई बनाना चाहते थे, लेकिन जब उसने मना कर दिया तब पत्नी कुमारी संजना ने अपने पति जितेंद्र का साथ दिया। ऐसे में जमुई के शिक्षक जितेंद्र शार्दुल की कामयाबी के पीछे पत्नी कुमारी संजना का संघर्ष की चर्चा पूरे जमुई जिले में होती है। दोस्तों बात करते हैं कि बाघ संरक्षण की दिशा में बिहार ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, जब बिहार अब देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां बाघों की संख्या 50 से ज्यादा है। बाघ दिवस पर जारी बाघों की राज्यवार संख्या के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या बढ़कर के 54 हो गई है, जो साल 2018 की गणना के समय 31 थी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी अनुमान रिपोर्ट के अनुसार 4 साल में बिहार में बाघों की संख्या में 75% की बढ़ोतरी हुई है। राज्य के एकमात्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में इस दिशा में काफी सराहनीय काम हुआ है। वीटीआर के लिए पिछले अखिल भारतीय बाघ अनुमान के दौरान केवल 3 बाघों की वृद्धि की तुलना में अगले अनुमान के दौरान संख्या में 23 की वृद्धि हुई है और अब ये संख्या 2018 के 31 की तुलना में 54 हो गई है। दरअसल वीटीआर में बाघों की संख्या 2010 में मात्र 8 थी, जो साल 2014 में बढ़कर के 28 है और साल 2018 में 31 बाघ हो गए हैं। अच्छा, अब साल 2022 में बाघों की संख्या 54 हो गई है, यानी कि पिछले 13 साल में बिहार के वीटीआर बाघों की संख्या 8 से बढ़कर के 54 हो गई है, जो देश भर में एक रिकॉर्ड है। आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में बाघों की संख्या 3172 से 3925 तक के बीच में है। इसमेमें सर्वाधिक बाघ वाला राज्य मध्य प्रदेश है। आंकड़ों के मुताबिक बाघों की यहाँ सबसे अधिक संख्या है, 785 यहाँ पर बाघ है। इसके बाद कर्नाटक 563, उत्तराखंड 560 और महाराष्ट्र 444 है। वहीं बिहार में भी बाघों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है और ये 4 साल में करीब 75% बढ़ा है। दोस्तों बात करते हैं कि महागठबंधन का साथ छोड़कर के जब से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए का दामन थामा है, तभी से वे बिहार की नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर हैं। आज जीतन राम मांझी गया पहुंचे थे, यहां उन्होंने महागठबंधन टूटने की भविष्यवाणी भी करते हुए ये यहाँ तक कह डाला कि हो सकता है कि बिहार में आने वाले दिनों में राष्ट्रपति शासन लग जाए। जीतन राम मांझी ने बिहार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में शामिल दलों में आपसी तालमेल नहीं है, खींचतानी का माहौल है। कांग्रेस 2 मंत्री सीट की मांग कर रहे हैं। 23 जुलाई को नीतीश कैबिनेट के विस्तार की खबरें आई थी, लेकिन कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया है। इसका साफ मतलब है कि महागठबंधन में शामिल दलों में खींचतान है, आपसी तालमेल में कमी है। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा है कि हो सकता है बिहार में राष्ट्रपति शासन भी लग जाए। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन जल्द ही टूट जाएगा। महागठबंधन में शामिल दल सभी नेता खुद को पीएम उम्मीदवार समझते हैं। वहीं एनडीए का जिक्र करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि एनडीए में सीट की लड़ाई नहीं है, जब पीएम मोदी के सामने लड़ने वाला अभी कोई भी नेता विपक्ष के पास नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा मार्च के दौरान हुए पुलिस लाठीचार्ज में भाजपा के नेता विजय सिंह की जान जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता के वकील वरुण कुमार सिन्हा ने याचिका के जरिए मामले की सीबीआई से जांच कराने या फिर एसआईटी की गठन की मांग की थी। यही नहीं, इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पक्षकार बनाया गया था। साथ ही मुख्य सचिव और डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। इस याचिका के खारिज होने के बाद बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि 13 जुलाई को पटना के डाक बंगला चौराहे पर भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं पर हुआ लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें कई नेता और फिर एक सांसद भी घायल हो गए थे, जबकि एक भाजपा नेता विजय सिंह की जान चली गई थी। भाजपा ने आरोप लगाया था कि लाठीचार्ज में उनकी जान गई है। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार कर दिया। जब वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लाठीचार्ज से मौत का जिक्र नहीं था। भाजपा ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सवाल उठाए थे।
दोस्तों बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत कम हो रही है। एक तरफ तो उन्हें नवगठित गठबंधन इंडिया का प्रमुख और फिर विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हाल ही में आए एक टीवी चैनल के ओपिनियन पोल में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि नीतीश नया गठबंधन बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव की बराबरी भी नहीं कर पाएगा। जब 2019 के लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी, जदयू और एलजेपी के बीच गठबंधन था, अब जदयू ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का अब आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों से गठबंधन है। ये सभी इंडिया गठबंधन में शामिल है। इस गठबंधन को काफी शक्तिशाली माना जा रहा है, लेकिन टीवी चैनल का ओपिनियन पोल अभी भी बीजेपी गठबंधन की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। इसके मुताबिक बीजेपी एनडीए को 40 में से 24 सीट और इंडिया को 16 सीटें मिल सकती है। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 17, जदयू को 16, एलजेपी को 6 और फिर कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। इंडिया गठबंधन को सिर्फ 16 सीटें मिलने का तर्क समझ से बाहर है। जब बीजेपी की सीटें बढ़कर के 20 होने की उम्मीद जताई गई है, इसका गणित भी समझना मुश्किल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर काफ़ी दिनों से कार्यालय नहीं जा रहे हैं। जहां वहीं अपर मुख्य सचिव हर दिन नए आदेश निकाल रहे हैं और इन आदेशों का पालन भी हो रहा है। जब शिक्षक संघ ने के पाठक के आदेश के आलोक में शिक्षकों के साथ मनमानी और फिर नियमों के विरुद्ध एक्शन लेने और फिर वेतन कटौती का आरोप लगाया है, जब पर शिक्षक संघ की आपत्ति का असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में शिक्षकों की एक वर्ग ने के पाठक पर पावरफुल अधिकारी होने की बात कहते हुए अपनी कुछ पुरानी मांगों को सोशल मीडिया के माध्यम से रखा है और इसे पूरा करने की मांग की है। इन शिक्षकों ने लिखा है कि आजकल अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश निकालते ही तमीला होता जा रहा है। यहाँ तक कि प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिर्फ बोल देने से भी उनका आदेश मान करके पदाधिकारी लोग इस कार्य को पूर्ण कर दे रहे हैं। ऐसे में यदि अपर मुख्य सचिव महोदय शिक्षक और फिर छात्र हित के लिए इन कार्यों को भी करा देते तो फिर अच्छा होता। दोस्तों बिहार में खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए सरकार के द्वारा डीजल अनुदान दिया जा रहा है। इस डीजल अनुदान के लिए कई तरह के नियम और शर्तें बनाई गई है, जिसका पालन सभी किसानों को आवेदन करने के दौरान करना होगा। आपको बता दें कि सरकार किसानों को 750 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान देगी। धान का बिचड़ा और फिर जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़, जबकि धान, मक्का और फिर अन्य खरीफ फसलों की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बिहार डीजल अनुदान के लिए नियम और शर्तें क्या है, तो आपको बता दें कि डीजल रसीद कंप्यूटराइज होनी चाहिए। वहीं रसीद पर किसान का हस्ताक्षर, अंगूठा का निशान के बिना रसीद मान्य नहीं होगा। डीजल अनुदान के लिए रसीद 22 जुलाई 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक का ही मान्य होगा, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। डीजल अनुदान की राशि आवेदक के आधार से जुड़े बैंक खाते में ही भेजी जाएगी। गैर रैयत को वार्ड सदस्य से सत्यापन और फिर कृषि समन्वयक से पहचान कराकर ही आवेदन करना होगा। जब रैयत को आवेदन करते समय जमीन का रसीद देना होगा। डीजल अनुदान उन्हीं किसानों को मिलेगा जो विभाग द्वारा निबंधित है। प्रत्येक परिवार के एक ही सदस्य डीजल अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसानों को अधिकतम 8 एकड़ जमीन तक डीजल अनुदान दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लड़कियों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है। इन योजनाओं में से एक योजना मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है। इस योजना के तहत सरकार लड़कियों के जन्म से लेकर के स्नातक होने तक आर्थिक मदद देती है। खबर के अनुसार इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के यानी कि बिहार की बालिकाओं को आत्मनिर्भर और फिर सशक्त बनाने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करती है। जहाँ इसका लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार बालिकाओं को जन्म से लेकर के स्कूली शिक्षा पूरी होने तक अलग अलग किस्तों में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसी योजना के तहत इंटर पास होने पर 25,000 रुपये, जबकि स्नातक पास होने पर 50,000 रुपये तक की राशि मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पैसा कब कब मिलता है, तो आपको बता दूं कि बेटी के जन्म पर 2,000 रुपये की राशि मिलती है। 2 साल पूरा होने पर 2,000 रुपये मिलती है। प्रतिवर्ष यानी कि हर साल के लिए 600 रुपये मिलते हैं। जब प्रतिवर्ष के लिए 700 रुपये मिलते हैं। प्रतिवर्ष वर्ग के लिए 1,000 रुपये मिलते हैं। प्रतिवर्ष किशोरी स्वास्थ्य सैनिटरी नैपकिन के लिए 300 रुपये मिलते हैं। वहीं पर इंटरमीडिएट पास करने पर 25,000 रुपये की राशि मिलती है। स्नातक पास करने पर 50,000 रुपये की राशि दी जाती है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं तो फिर आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में मछली पालन के लिए सरकार के द्वारा पैसा दिया जा रहा है। जब ये पैसा किसानों को सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। खबर के अनुसार बिहार सरकार जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना के तहत मछली पालन का बिजनेस शुरू करने वालों को 75% की सब्सिडी दे रही है। बाकी राशि के लिए आप बैंक लोन ले सकते हैं या फिर आप इसे खुद भी वहन कर सकते हैं। आपको बता दें कि मत्स्य अंगुलिका संचयन यूनिट की लागत 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है, जबकि जलाशय में केज बनाने के लिए 3 लाख रुपये प्रति केज और फिर जलाशय में पेन बनाने के लिए 10,50,000 रुपये प्रति पेन लागत मूल्य निर्धारित की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में गरीब वर्ग के लोगों को सरकार के द्वारा राशन कार्ड का लाभ दिया जाता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं लेकिन वे राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं। सरकार अब ऐसे राशन कार्ड धारकों की पहचान करके उन राशन कार्ड को रद्द कर रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बिहार में कई लोगों का राशन कार्ड रद्द किया गया है। जी हाँ, वहीं कई ऐसे लोगों का भी राशन कार्ड रद्द किया गया है जो बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी राशन कार्ड बना करके वहाँ भी मुफ्त राशन का लाभ प्राप्त कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बिहार में किन लोगों का राशन कार्ड रद्द हो रहा है, तो आपको बता दूं कि जिनकी महीने की सैलरी 10,000 रुपये से अधिक है उनका राशन कार्ड रद्द होंगे। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनके राशन कार्ड को रद्द किया जा रहा है। जब वैसे लोग जो राशन कार्ड के नियम अनुसार अपात्र हैं उनके भी राशन कार्ड को रद्द किया जा रहा है। जिनके पास 4 पहिया वाहन है और फिर घर में कोई टैक्स देने वाला व्यक्ति है तो उनके राशन कार्ड को भी रद्द किया जा रहा है। या जिन व्यक्ति का राशन कार्ड बिहार के अलावा अन्य राज्यों में है और फिर वे दोनों जगह से राशन का लाभ ले रहे हैं तो फिर उनके राशन कार्ड को रद्द किए जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अगर आपने आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया था तो फिर आप आयुष्मान कार्ड सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक आयुष्मान कार्ड की सूची में जिस व्यक्ति का नाम होगा उसे 5 लाख रुपए तक फ्री में इलाज की सुविधा मिलेगी। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार द्वारा देश भर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग लोगों के लिए आयुष्मान योजना चलाई जाती है। जहाँ इस योजना के तहत लोगों को देश भर के चिन्हित निजी और फिर सरकारी अस्पतालों में 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। आप बिहार आयुष्मान कार्ड की नई लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले एक वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है www.pmja.gov.in। ये आधिकारिक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप जाएं। जहाँ वेबसाइट खुलने के बाद हमें लॉगिन करना होगा। यहाँ अपना आप मोबाइल नंबर एंटर करें और OTP वेरीफाई करें। OTP कोड वेरीफाई होते ही आयुष्मान कार्ड योजना की वेबसाइट में लॉगिन हो जाएंगे। अब सबसे पहले अपना राज्य बिहार को सेलेक्ट करना होगा। अब आयुष्मान कार्ड लिस्ट चेक करने का अलग अलग विकल्प दिखाई देगा। इसमें सर्च बाय स्टेट राशन कार्ड नंबर विकल्प को चुनें। फिर अपना राशन कार्ड नंबर एंटर करें और फिर खोजें, यानी कि सर्च बटन पर क्लिक करें। आपके सामने आयुष्मान कार्ड की लिस्ट आ जाएगी। आप वहां से अपना नाम देख सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लगी रहती है, जिसके बाद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बिहार सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि आप देख रहे होंगे कि मैं जहां पदयात्रा कर रहा हूं वहां से पटना तक छटपटाहट और बेचैनी शुरू हो गई है। जब पटना तक लोग बाप बाप करने लगे हैं। ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है। पटना के नेता भी समझ रहे हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है। विकल्प के अभाव में ये नेता 32 साल से कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जब एक बार जनता जाग गई, विकल्प बना लिया तो फिर कहानी इन नेताओं की खत्म हो जाएगी एक ही बार में। इसके बाद रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपने पदयात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि हम संकल्प करके निकल रहे हैं, जब तक पूरे बिहार में पदयात्रा ना हो जाए तब तक घर लौटने वाले नहीं हैं। धरना नहीं दे रहे हैं, पार्टी भी नहीं बना रहे हैं, रैली भी नहीं कर रहे हैं। अभी तो कुछ गाँव में 100 से 200 आदमी के साथ ही चल रहे हैं। इसके बाद प्रशांत किशोर ने अपने चुनावी रणनीति के बारे में बोलते हुए कहा है कि भाजपा को प्रशांत किशोर ने हराया है। यह पटना के नेता तो भाजपा से लड़ रहे हैं, हमने लड़ कर के हराया है। अब बिहार की जनता को चुनना है कि उन्हें लड़ने वालों के साथ रहना है कि लड़कर जीतने वालों के साथ रहना है। आप बिहार के लोग इस बात की चिंता मत लीजिए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि चुनाव कैसे जीता जाएगा। जो ये कह रहे हैं उसे मालूम नहीं है कि जो मेरा भारी आलोचक हैं उसे भी पता है कि प्रशांत किशोर को कुछ आता हो या ना आता हो, चुनाव लड़ाना आता है। जिसके हाथ पकड़ करके चुनाव लड़ाएंगे उसके आगे किसी को टिकने नहीं देंगे, ये कहना है प्रशांत किशोर का। साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा है कि चुनाव इतनी मजबूती से लड़ाएंगे कि समझ में भी नहीं आएगा। भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, जब फिर भी नहीं जीतने दिए। जिसके साथ आप 30 सालों से है, जब 3 साल आप मुझ पर भरोसा रख दीजिए, बिहार की स्थिति बदल करके रख देंगे।
दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार में मानसून ने एक बार फिर से सक्रियता दिखाई है। रविवार से बारिश का सिलसिला अलग अलग क्षेत्र में शुरू हुआ है। जहाँ वहीं एक और इस बारिश ने जहां किसानों की उम्मीदों को जिंदा किया है और फसल को लेकर के उनकी आशा जागी है, जहाँ तो वहीं दूसरी ओर बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। नेपाल के तराई क्षेत्र में हुई बारिश के बाद एक बार फिर से नदियाँ उफान पर है, जहाँ कोसी समेत कई अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ा है। भागलपुर में पिछले 24 घंटे में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि के साथ गंगा का जलस्तर स्थिर हो गया है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ये अभी स्थिर रहेगा। बीते 15 दिनों में ये तीसरी बार है जब गंगा का जलस्तर स्थिर हुआ है। जहाँ इधर 1 सेंटीमीटर की वृद्धि के साथ गंगा का जलस्तर अधिकतम 31 मीटर पर रहा, जो खतरे के निशान से 2.52 मीटर नीचे है। जहाँ खतरे का निशान 33.38 सेंटीमीटर निर्धारित है। वहीं कटिहार जिले के सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में रविवार को वृद्धि जारी रही। महानंदा नदी का जलस्तर में रविवार को कई स्थानों पर कमी दर्ज की गई। कटिहार में गंगा नदी के जलस्तर में भी पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रही है, जबकि रविवार को कोसी और फिर बरंडी नदी का जलस्तर स्थिर है। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल की ओर से रविवार की शाम को जारी रिपोर्ट के मुताबिक गंगा नदी के रामायणपुर में सुबह 25 मीटर दर्ज किया गया, जो शाम में बढ़कर के 26 मीटर हो गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 15 दिनों के अंदर दूसरी बार गलत पटरी पर ट्रेन दौड़ी है। जय यहाँ बालासोर जैसी दुर्घटना दूसरी बार होते होते टल गई है। आपको बता दें कि रविवार को जम्मूवती से सियालदह जा रही A13152 जम्मूवती सियालदह एक्सप्रेस भभुआ रोड स्टेशन के पश्चिम तरफ रेड सिग्नल पार कर गई। रेड सिग्नल होने के बाद भी ट्रेन इस लाइन पर करीब 2 किलोमीटर तक दौड़ती रही। गनीमत ये थी कि दूसरी तरफ से कोई भी ट्रेन नहीं आ रही थी, नहीं तो बालासोर जैसा बड़ा रेल हादसा हो सकता था। इस घटना के बाद यात्रियों ने जमकर के बवाल काटा। उनका कहना था कि अगर आमने सामने कोई ट्रेन आ रही होती तो फिर बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि सुबह 7:07 पर ये ट्रेन तेज रफ्तार से सिग्नल पार कर गई। इसके बाद ट्रेन के गार्ड ने इसकी गंभीरता को दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाई। बताया जा रहा है कि गार्ड और स्टेशन मास्टर की सतर्कता से ट्रेन हादसा होते होते बचा। दोस्तों बात करते हैं कि निर्धारित समय से एक दिन पहले बिहार में मानसून के दस्तक देने के बाद भी इस साल उम्मीद के मुताबिक बरसात नहीं हुई है। लिहाजा बिहार की देहरी पर अब सूखा दस्तक देने जा रहा है। इस मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 48% कम बारिश हुई है। 2 जिलों बक्सर और किशनगंज को छोड़ दें तो फिर बचे हुए जिलों में बारिश अब तक सामान्य से काफ़ी कम हुई है। जहाँ वहीं अब वैकल्पिक खेती की भी तैयारी चल रही है। जहाँ बिहार के 10 जिलों में 60 से 83% कम बारिश दर्ज हुई है। जहाँ इसके अलावा 20 जिले ऐसे हैं जहाँ 40 से 60 मिलीमीटर के बीच कम बारिश हुई है। बचे हुए जिलों में 21 से 40% के से कम बारिश दर्ज की गई है। पिछले 36 घंटे से बिहार के ऊपर ट्रफ लाइन के गुजरने के बाद भी बादल बिना बरसात किए हुए गुजर जा रहे हैं। जहाँ इधर बिहार में कम बारिश होने के कारण धान की खेती प्रभावित हो गई है। जहाँ अब तक केवल 50% ही धान की रोपाई हुई है। जहाँ अब तक 442 mm बारिश होनी चाहिए थी, जिसमें मात्र 242 मिलीमीटर बारिश हुई है। जहाँ 28 और 29 जुलाई को बारिश ना के बराबर हुई है। 30 को शाम तक बारिश नहीं हुई है। इसी कारण से अब राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक खेती पर कृषि विभाग की पहल शुरू हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार राज्य में बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रेलवे स्टेशन और सड़कों पर भटकते हुए गरीब बच्चों के लिए अपन रेल पाठशाला की शुरुआत की जाएगी। इस पाठशाला के माध्यम से रेलवे उन बच्चों को बेसिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहा है जो शिक्षा से वंचित है और जीवन में अच्छे कर्म करने के संकेत देते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस पहल का मकसद क्या है और इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलों के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि रेलवे के इस प्रोजेक्ट के तहत अपन रेल पाठशाला का आयोजन किया गया है, जो गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के लिए एक नई राह है। इस पाठशाला के जरिए रेलवे उन बच्चों को ज्ञान का सागर प्रदान करने का प्रयास कर रहा है जो शिक्षा से वंचित होकर के अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं। शिक्षा व्यक्ति जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे उनके विचार और फिर व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होता है और वे समाज में सम्मानित बनता है। जब बच्चों को शिक्षित बनाने से समाज में उनके लिए एक नई पहचान बनती है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए नई संभावनाएं मिलती है। गरीब बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रेलवे के इस प्रोजेक्ट के तहत किशनगंज और मोतिहारी में कई समाज सेवी कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ पर भी अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए उकसाया जा रहा है।
दोस्तों बात करते हैं कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और फिर पलायन रोकने के लिए विशेष पहल करने जा रही है, जहां कौशल विकास मिशन के तहत पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग स्वरोजगार सृजन के लिए निजी क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं के जरिए 7 विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करने जा रहा है। इसके तहत पशुपालन, मुर्गी पालन और बकरी पालन आदि 7 क्षेत्रों में 3 करोड़ रुपए से स्वरोजगार का सृजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत 17 से 59 वर्ष की आयु के पुरुष और फिर महिलाओं को प्रशिक्षण देने की तैयारी है। पशुपालन निदेशक नवदीप शुक्ला ने इस संबंध में विस्तार से दिशा निर्देश जारी किया है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर के कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां लड़कियों के गायब होने का मामला कम होता नजर नहीं आ रहा है। जब संसद में लड़कियों के गायब होने का एक आंकड़ा पेश किया गया है, जिसके अनुसार देश में 2019 से 2021 के बीच 3 साल की अवधि में 13,13,000 लड़कियां और महिलाएं लापता हुई है, जिनमें से सबसे अधिक मध्य प्रदेश की है। लापता महिलाओं की संख्या के लिहाज से पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है। बात अगर बिहार की करें तो फिर लड़कियों के गायब होने के मामले में बिहार चौथे स्थान पर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संसद में पिछले सप्ताह पेश आंकड़ों के मुताबिक देश से 2019 से 2021 के बीच 18 साल से अधिक उम्र की 10,61,648 महिलाएं लापता हुई है, जबकि इसी अवधि में देश से 18 साल उम्र की 2,51,430 लड़कियां गायब हुई है, जिनमें पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, जहां 3 साल में 1,98,314 लड़कियां और महिलाएं गायब हुई है। बात अगर बिहार की करें तो यहां 3 साल में 38,416 लड़कियां और महिलाएं गायब हुई है। सरकार ने यह भी बताया है कि उसने महिलाओं की सुरक्षा बेहतर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि छात्र राजद भारत के प्रथम कार्यक्रम में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि हम लोग बीजेपी और नरेंद्र मोदी को देश से उखाड़ फेंकेंगे। लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए अपने अंदाज में कहा है कि नरेंद्र मोदी विदेश में घूम घूम करके जगह तलाश रहे हैं, वो वहीं पर पिज्जा, बर्गर और फिर चाउमीन, मोमोज खाएंगे। आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर आयोजित छात्र राजद भारत के प्रथम कार्यक्रम में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने चिर परिचित अंदाज में पीएम नरेंद्र मोदी पर जम करके निशाना साधा है। लालू प्रसाद यादव ने लोकतंत्र को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। जहां हम लोग किसी कीमत पर ये नहीं होने देंगे, जहां हम देश की एकता और फिर अखंडता को खत्म होने नहीं देंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों को खत्म होने हम नहीं देंगे। लालू प्रसाद यादव ने विपक्षी गठबंधन के बाबा साहेब की विचारधारा बताते हुए कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाली पार्टियां एक साथ आ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सफाया तय है। आने वाले समय में हम इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में मिलने जा रहे हैं, जहां हम आगे की रणनीति को अंतिम रूप देंगे। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।